बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 मार्च साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। आगाज़ कर दूं? हाँ, लेकिन कर दें, लेकिन पहले मैं एक बात कह लूँ। सामईन इकराम, कुछ बातें होती हैं खिदमत खलक के लिए, वो हम एक दफ़ा कर देते हैं और उसके बाद आप में से बेशतर अहबाब उस पर तवज्जो नहीं करते, तो उस पर बार बार बात करनी पड़ती है। ये बात जो है ना, ये मैंने इसलिए कही है कि हमने अपने एक प्रोग्राम में बड़ी तशरीह के साथ ये बात अर्ज़ की थी, बड़ी तसरीह के साथ, बल्कि आप ये कह दें अर्ज़ किया था कि जो लोग इस वक्त अपनी उम्र के 35 प्लस एरिया के अंदर हैं, वो अब इमिग्रेशन का ऑप्शन या ख्वाब लेने का इरादा तर्क कर दें। ठीक है, मैं बात आज फीडबैक के प्रोग्राम में इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। ठीक है, 40 साल से बियॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं ना। आपकी आदतें, आपका प्रोफेशन एडजस्ट नहीं हो पाएगा जाके। फिर आप कहेंगे कि ले, फिर हम क्या करें? हाँ, फिर आप ये करें कि हमारे कुछ अहबाब हैं, उन्होंने ये हमें बताया, हमने उनसे मशवरा किया। आप कहेंगे तो हम आपको उनका नंबर भी दे देंगे। वो कहते हैं कि अपने बच्चे को वहाँ पे उन ममालिक में दाखिल करवाइए, कनेडा और ऑस्ट्रेलिया में, और उनके जो नए ऑप्शंस हैं उसके तहत जब आपका बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है तो उसके हाथ में नेशनैलिटी भी होती है। ठीक है, और साथ में परमानेंट अगर वो कुछ वहाँ पे कुछ कागजात या कुछ कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ले तो उसको पासपोर्ट मिल जाता है। परमानेंट रेजिडेंसी भी होती है और नेशनैलिटी का ऑप्शन भी उसके पास होता है। अब ये तरीका है डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए। जो वहाँ के माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर जी। या फिर आप पिज़्ज़ा उसकी कोई वहाँ पे ऑप्शन खोल लें। केड़ा पापा जान पिज़्ज़ा की गल, उसकी कोई ऑप्शन खोल ले, तो या फिर आपके पास इतने थबंटू हों। ठीक है, अदरवाइज वो भी इसी फार्मूले के तहत गए, भले पिज़्ज़ा था, उनके भी बच्चे ने वहां पे ग्रेजुएशन की है। गौर तो करें सर। तो मैं आपको कामयाब रास्ते की नवीद दे रहा हूं। अपने बच्चे को वहां पे आफ्टर ए लेवल और एफएससी दाखिल करवाएं। एक तो वो वहां की यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेगा, और यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसे किसी मेन यूनिवर्सिटी के अंदर ही जमा करवाएं या दाखिल करवाएं बच्चे को। आप वहां पे जो छोटे छोटे कॉलेज जो उस यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएशन है, जैसे मैं मिसाल दिया करता हूं कि एमए मैस कम्युनिकेशन जो है वो एमईओ कॉलेज में भी होता है, और डिग्री उसकी भी पंजाब यूनिवर्सिटी की है। ठीक है ना, कायद आज़म कॉलेज में भी होता है टाउनशिप में एमए मैस कम्युनिकेशन, और डिग्री उसकी भी पंजाब यूनिवर्सिटी की है। तो क्या जरूरत है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर महंगी फीस दे के और सख्त कंपटीशन में आने का? आराम से कॉलेज में पढ़े, माहौल कॉलेज का। ठीक है, अल्लाह खैर सला। बच्चा कहेगा को एजुकेशन नहीं पुत्र, तो को एजुकेशन भी है, चल शाबाश मेरा पुत्र। ठीक हो गया जी। तो ये एक बात थी। इसी तरह वहां पे कॉलेज में दाखिला करवाएं, बच्चा उस कॉलेज में उस यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन वाली तालीम लेगा। ठीक है, 4 साल बाद बाहर निकलेगा, खुद भी कनेडियन या ऑस्ट्रेलियन नेशनल हो चुका होगा, और आप तो बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे ना, आप उसके पेरेंट के तौर पे बाय डिफॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिस दिन वो होगा उससे कुछ माह के बाद वो आपको वहां पे बुला सकता है। तो इसमें कम पैसे लगेंगे क्योंकि बच्चे को पहले साल की फीस चाहिए ना, बाकी तो उसके पास वहां पे जॉब करने की इतने अपॉर्चुनिटी हैं कि वो अगर 4 साल आपके लिए कुर्बानी दे सकता है। ठीक है, तो वैसे भी मेरा मतलब है कि तकरीबन उतने की पैसे लगेंगे, ऐसे कर लें जितने के पाकिस्तान के प्राइवेट का जरा जो अपर बिकना उसमें है, लम्स वगैरह में नहीं, लम्स तो खैर हाई चला जाता है, जितने के बिकना उसमें या एलएससी में, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लग जाते हैं ना आपके यहाँ पे लोकली, इतने के उसके कनाडा में कॉलेज में पढ़ते हुए लगते हैं।
और बच्चे के पास काम करने का ऑप्शन मौजूद होगा। ये तरीका बचाए। मैंने कहा कि अपना फ़र्ज़ पूरा कर दूं, अब मैं इसके बाद इस पर बात नहीं करूंगा। ये भी गलत गल है। वैसे इसको हम बार बार बयान करेंगे, कल भी बयान करेंगे, अगले हफ्ते भी बयान करेंगे, ताकि ये जो दोस्त हैं इमिग्रेशन वाले, इनसे हमारी जान छूट जाए। अब आ जी दादाजी, आपने एक चीज नोट की है? हाँ, आप नमाज पढ़ने लगे, वॉशरूम चले जाएं, खाना खाने लगे, फोन जरूर आता है। फीडबैक पढ़ने लगे, सबसे पहला काम क्या होता है? क्या होता है? नेट बंद हो जाता है, मोबाइल का भी नहीं चल रहा, ब्रॉडबैंड भी नहीं चल रहा, लोड या फेसबुक लोड नहीं हो रही। बहरहाल देख लेते हैं इसको। खैर, पहला मैसेज मेरे पास, कुछ मैसेजेस मैंने क्यों किए मैं, जो मेरे सामने मौजूद है। मोहम्मद सईद का है, कहते हैं जिक ऑयल के पंप और एजेंसीज काफी देखने में आ रहे हैं, मार्केटिंग भी बहुत कर रहे हैं। खैर है, नहीं तो उन्होंने पैसे उठाए थे ना स्टॉक मार्केट से, आईपीओ नहीं किया था। आईपीओ नहीं किया था, तो वो पैसे कहीं लगाने ना, जी, तो लगा रहे हैं। अब रकमें हैं तो हक पिछले है। तो उनकी फैमिली में कोई ट्रेजिडी हो गई थी, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, इस वजह से वो शायद, क्योंकि वो बच्चा जो था वही टेकअप कर रहा था शायद, ऐसे मुझे जहन में है कुछ, वो सारा स्पीयर हेड कर रहा था, तो इसलिए लेट हो गए। पिछले साल का आईपीओ किया हुआ है उन्होंने, तो अब उसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने चले। जी, नेक्स्ट मैसेज उमर सदीक का है, कहते हैं दादाजी मैं बिजनेस रिकॉर्डर में राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब मुझे लिखने की इजाजत कैसे मिलेगी? बिजनेस रिकॉर्डर वाले ही बता सकते हैं ना बेटा। वो उनका जो एडिटर का पेज होता है ना, उसके ऊपर एडिटर का ईमेल एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, आप अपनी तहरीर लिख के उनको भेजें, अगर वो काबिल इशात हुई तो वो छाप देंगे। क्या ख्याल? ठीक है ना, कुछ लिख के भेजें, वो काबिल इशात हुई तो छाप देंगे। भेजने से पहले किसी उस्ताद से चेक करवा लें। मेरे पास कोई टाइम नहीं, अल्लाह के। जी, नेक्स्ट मैसेज सैम का है, सैम सैगल का, कहते हैं दादाजी ये मार्केट में एकदम से खिलाफत वाला चूरन क्यों बेचना शुरू हो गए हैं? कौन से? ये दादाजी ड्यूटी लगी हुई। देखिए ना, सेनेट के इलेक्शन के बाद जो कौम के अंदर मायूसी की सूरत हाल होगी, तो कौम को कोई छणकना तो फड़ाना है ना, वरना साढ़े खिलाफ हो जाएंगे, वरना उनके खिलाफ हो जाएगी पूरी कौम। तो कौम को किसी छणकने पे तो लगाना है ना। तो ये मुल्ला हजरात जो हैं, ये कम पैसों पे राजी हो रहे थे, बाला नशीन दस्तयाब होता है, और कुछ तो फ्री में भी कर देते हैं। तो फ्री में ही कर रहे होते हैं जी, तो इसलिए करनाता उंदलस बेचेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद इरफान कहते हैं दादाजी सरमायादाराना निज़ाम, जमहूरी, सदारती, पार्लियामेंट सारे तो पिट गए निज़ाम, अब क्या सरमायादाराना निज़ाम नहीं मान रहा अपने पिटने को। देखिए, जैसे अमेरिका जो है वो दुनिया भर का टैलेंट उठा के ले आता है अपने यहाँ, और वो टैलेंट उसके लिए काम करता है, तो इसलिए अमेरिका अमेरिका है। दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो दुनिया में यही कुछ करती हैं, मां सिवाय जापानियों के। जापानी सिर्फ अपने नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, वो किसी को जल्दी कहीं बल्कि नहीं देते, नेशनलिटी नहीं देते वो जापान की। जापानियों की सिर्फ नेशनलिटी है जापान की। आप 50 साल भी रह ले तो मेरा ख्याल है आप वहाँ के नेशनल नहीं बन सकते, बहुत ही मुश्किल है, ऐसे आपस की बात है। परमानेंट रेजिडेंस वो भले आपको दे दें। सऊदीज भी उससे नरम है, सऊदीज भी दे देते हैं, अकामा शकामा को बूढ़े वाले आके तो नेशनलिटी दे देते हैं, लेकिन जापानी बड़े मामले में, इस मामले में बहुत सख्त है। तो बात क्या हो रही थी? बात आ जाए सरमायादाराना निज़ाम, जमहूरी, सदारती, कैपिटलिज्म। इनके अलावा आप दुनिया की तमाम जो इस वक्त डोमिनेटिंग नेशंस हैं उनको उठा के देख लीजिए। जर्मनी हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो। फ्रांस हमारी तरह से लोग नहीं ना लेके जाता, वो जो उसकी कॉलोनीज हैं अफ्रीका में, उधर से लेके आता है। पूरा टैलेंट ऐसे निखार के लाते हैं और अपनी इकॉनमी में काम पे लगाते हैं, यूं वो तरक्की याफ्ता है। अमेरिका के अंदर तो ये आईटी के हवाले से बहुत ही इंडियंस जो गए हैं वो सारे इसी फार्मूले के तहत गए हैं। तो सरमायादाराना निज़ाम को नया खून मिल रहा है, ठीक है, तो उसके तहत उसका जवाल जो है वो मुस्तकबिल करीब में तो नजर नहीं आ रहा। वो अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, अपनी गलती करता है, ब्लंडर मारता है, दुरुस्त कर लेता है। सब प्राइम इशू होता है 2008 के अंदर, वो अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, ठीक है, वो सकूक बांड पे आ जाता है, वो अपने आप को दुरुस्त करता जा रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर। और जब तक कोई चीज जामद नहीं होती वो तबाह नहीं होती, जब तक वो मूव करती रहती है उसके अंदर एवोल्यूशन होता रहता है। जी, तो कैपिटलिज्म अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है, और हर का जिंदगी तो है। हम ये जब कह देते हैं वो किसी एक जगह पे नाकाम होता है ना, तो हम कह देते हैं कि तबाह हो गया, नहीं, वो उससे सीखता है और अपने आप को इवॉल्व करता जाता है। तो जब तक ये सिस्टम जामद नहीं होता, और उस वक्त तक जामद नहीं होगा जब तक इसमें बाहर से टैलेंट आना बंद नहीं होगा, मेरा कहना है। या इसके मुकाबले में कोई
थ्रेट खड़ा नहीं करते आप, या इसका काउंटर खड़ा नहीं करते, काउंटर उसने होने नहीं देना, कम्युनिज्म उड़ा दिया, तबाह कर देना, उन्हें बंदूकां लैके पै जाना, उन्होंने बम लैके पै जाना, डेजी कटर मार देने, ठीक है। हाँ जी। सुल्तान मुजफ्फर का मैसेज है। सुल्तान, ये इस मौजू पे तो हम पहले बात कर चुके हैं। अब जनाब को डिजिटल करेंसी पाई नामी भी मार्केट में जो है जी, मैंने उसके बारे में वीला कर दिया जी, ये फ्रॉड है जी, बचें इससे। ठीक है जी। ये वो हैं डिजिटल करेंसी, ये सारे उसके बच्चे हैं। देखे ना आप मजंग पे अगर जाएं तो सदीक मच्छी फरोश, असली तो एक ही दुकान है ना, बाकी इर्द गिर्द किन्नियां दुकानें खुली हुई हैं। असली सदीक मच्छी फरोश, न्यू सदीक मच्छी फरोश, ठीक है ना। कोई वहां पे मैं एक दिन गिन रहा था, कोई मुझे 12-13 दुकानें नजर आई, वो सारे के सारे वेले बैठे होते, कोई एक आध गाहक उनके पास फंस जाता है दिहाड़ी में, वरना वहां पे लोग लाइनें लगा के खड़े होते हैं। क्यों भला? ये बिल्कुल ऐसे है कि बिटकॉइन चल गया ना, बाकियां ने भी नेड़े नेड़े दुकाना खोल लिया ने। ये सारे पाई शाई जो है, ये ऑक्टा एफएक्स, ये सारे वो वाले हैं, ठीक है सदीक मच्छी फरोश भी, बिटकॉइन भी जड़ा है वो भी फ्रॉड है, मैं उसका भी मुखालफ हूं, ठीक है। लेकिन वो चूंकि चल गया, हिट हो गया, तो बाकियों ने कहा उन्होंने फ्रॉड चल रहा है तो साड़ा भी फ्रॉड चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है वकास अहमद मियो का। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर देखने का इत्तेफाक हुआ। बॉर्डर पर गए तो बहुत हैरानी हुई कि इंडिया ने बॉर्डर पर मुकम्मल फेंसिंग भी लगा रखी है और लाइट भी जल रही है, जबकि पाकिस्तान का बॉर्डर खुला हुआ है। वहां पर मौजूद जवान ने जवाब दिया कि इंडिया वाले डरते हैं। दुरुस्त है कि मुसलमान में डर ज़रा कम होता है और हम नहीं डरते, लेकिन क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम तार ही लगा लें? तैं बड़ा लल्लड़ है भाई, तैं क्या पता तार के पैसे जारी हुए हों पर वहां तक ना पहुंचे हो। हाँ। तैं क्या पता, मियो है ना, मैं है यार, है बड़ा ही लल्लड़ आदमी है यार तू, ठीक। तो इसलिए इस तरह की नाजुक बातें नहीं पूछा करते, डरते बरते वो भी कोई नहीं है, ठीक है। वो बस जरा आपको छोड़ पड़े, आप मरे भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा भाई। अगला सवाल बोलिए। अगला सवाल यह है कि एफबीआर ने एटीएल लिस्ट, जो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है, जो टैक्स दहिंदगान हैं, उनकी लिस्ट जारी की। एक्सेल की शीट भी 101 MB की, वो मैंने फाइनली डाउनलोड कर ली, और 1,78,464 लोग 220 मिलियन में से टैक्स देते हैं। कैसा है दादाजी? सिर्फ 1,78,000 बस। क्या बात, तबसरा क्यों नहीं कर रहे इसमें? क्या मसला है? हालांकि 22 करोड़ के 22 करोड़ ही देते हैं। जो मैं पिट्टा करता हूँ कि रिटर्न फाइल कर दिया करो। वो यारू पिछले दिन अपने नुमान साहब का फोन आया सी कि एमरजेंसी राबता करो, पता नहीं कि एमरजेंसी पै गई, मुझे भुल ही गई। वो मैं आज अपना पैकेज पवाया है मोबाइल का, आज मैं तुम कॉल करना है जी। ऐसे रायत कहते हैं, दादाजी तमाम तर एहतियात के बावजूद भी अब यरका जाते हैं। ये मैसेज का मतलब है, क्यों अब यरका क्यों जाते हैं? मिठा तेज क्यों कर देते हैं? हम यरक जाते हैं या इनको यरका जाते हैं? ऐसे रायत मैंने तुम्हें फोन पे एक बात कही थी, ठीक है। तो अब चूंकि आपने सबके सामने पूछा तो मैं सबके सामने कह देता हूं। आपने जब वापस आने की बात की थी तो मैं कहती अगले पासे तेनों मौत पैंदी परे जाना, यूरोप का मुंह कर या अमरीका का मुंह कर। तो मेरा जवाब वही है, जा जवाब है कि उधर मुंह कर जा, ठीक है। हालात हमारे यहाँ कोई अच्छे नहीं है अगले 5-7 साल ना। हाँ, 7 साल इन्होंने रहना है, तो इसलिए उधर को मुंह कर जा यार। मायूसी होगी आपको वापस आके। मैं आपको मायूसी की हल्की हल्की डोज देता हूं। अब तो कोरोना की भी सेकंड डोज आ गई है, वो कहते हैं पहली डोज नाल कुछ नहीं होता, सेकंड डोज लगना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको हल्की हल्की डोज देता हूं ताकि आपको शौक ना पहुंचे, सदमा ना पहुंचे। और कई लोग इस सदमे से पागल भी हो जाते हैं ना, आपको सदमा ना पहुंचे। इसलिए मैं हल्का फुल्का कहता रहता हूं यार, जेडे साडे एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी यार परां दा मुंह कर जाओ यार, परां दा मुंह कर जाओ यार, ठीक है। या डिले कर लो, वापसी डिले कर लो, 2, 2.5, 3 साल गुजारा कर लें वहां पे, 2, 2.5, 3 साल कम से कम गुजारा कर लें। उस वक्त चीजें फिर बेनकाब होकर आपके सामने आ जाएंगी। अभी सिर्फ मुझे नजर आए, देखें 2 साल पहले मैं क्यों उठाया गया, क्योंकि मैं हुकूमत पे तनकीद कर रहा था खौफनाक। क्यों? मुझे ये चीजें नजर आ रही थी जो बाद में आपको होती हुई दिखाई दी। मुझे वो चीज होती हुई नजर आ रही थी, ये मुस्तकबिल में ये तबाही फिर जाएगी, तो फिर गई, ठीक है ना। उसी विजन के तहत मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगले 2-2.5 साल अगर आप यहां पे आ जाएंगे तो आपके लिए वो साइकोलॉजिकल शॉक होगा, और उस शॉक में से निकलने के लिए बाकायदा आपको शॉक थेरापी की जरूरत पड़ेगी, साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट मान लें
कि या तो अगर आप फौरी वापसी का इरादा है तो वो तर्क कर दें, और अगर आप तुले हुए हैं कि नहीं हमें तो यूएई, गल्फ से, सऊदीया से भागना है, बहरीन से है, कतर से, कुवैत से भागना है, तो फिर परानु मुंह कार जाओ ना। उनकी इकॉनमियां खुलने लगी हैं। वो तो हमने बताया नहीं क्या। ओ यार, उसने नेशनैलिटी वो जो है एक्ट जो है उसने साइन कर दिया जो बाइडन ने। अच्छा, ठीक है, अब इमिग्रेशन मिलेगी। जिनके पास अमेरिका का वीजा है फौरी तौर पे लैंड कर जाओ वहां पे। दादा की नसीहत जे याद करोगे, जिसके पास अमेरिका का वीजा लगा हुआ लैंड कर, फ्लूक लगने लगा। जी ठीक है, आगे चलो। बाकी को कंसल्टेंट हायर करेंगे तो वो आपका फ्लूक लगवा देगा वहां पे जाके। ठीक है, हाँ, अगर कोई जहन में है कोई ऐसी ख्वाहिश, दिस इज द राइट टाइम, लैंड कार जो होते जिनको वीजा लगा, जिनको वीजा नहीं लगा वो मेरे नाल बैठे रहो, फिर ठीक है। हाँ जी जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास अब्दुल सत्तार चौधरी का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, वैसे इस पे तो बात हो नहीं चुकी कि इमरान खान हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी या नोटिस जारी किया है जिससे कार मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में प्लांट लगाने के यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के पाबंद होंगे। किया कोई नोटिस? वो होने देते हैं? कोई ऐसी बात नहीं। आगे, लेकिन इस पे घुंघरू तोड़े गए, आपको पता है क्या? कि अब गाड़ियां पाकिस्तान में बनेंगी, आपको नहीं पता? इस पे घुंघरू टूट गए यार पागलों का क्या करना यार। ठीक है ना, पागल बेचारे तो ज़हनी तौर पे मजबूर होते हैं। ठीक है ना, उनकी बातों का बुरा नहीं मनाते। ओके, तारिक ज़िया राना, आपके मैसेज का शुक्रिया। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में या उससे पहले इस पे बात कर दी थी, जो आपने कहा कि लोन हासिल करना, कामयाब जवान लोन और घर बनाने के लिए लोन हासिल करना ऐसे ही है जैसे K2 को सर करना एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, पिछली दफा आसान था जी, इस दफा उन्होंने बहुत सख्त किया है जी, कि ना ही हो जाए। वही कि जो 64% एफिशिएंसी लेगा वो गैस ले ले हमसे, यानी साढ़े बोलो ना ही है, टेक्निकली ना हो गई ना। जी। तनवीर इकबाल कहते हैं, अगले 2 माह तक आप डॉलर को कहाँ देख रहे हैं? क्या ये दोबारा ऊपर चला जाएगा? क्या मतलब? ऊंचे लेवल पे पोजीशन तो नहीं ले देखिए, ली? डॉलर की एक इंटरनेशनल मूवमेंट है, एक पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर हमने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है, सॉरी, डॉलर ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है रुपये के मुकाबले में, क्योंकि हमारे पैसे जब वाइट होकर बाहर से आते हैं तो उसके हमें ज़्यादा रुपए मिले। ठीक है, अदरवाइज फेयर प्राइस जो है डॉलर की वो 140 रुपये बनती है। पाकिस्तान रुपये के टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इंटरनेशनली इस वक्त डॉलर की स्ट्रेंथ के दिन है। इंटरनेशनल उसकी मूवमेंट अलग एक सर्कल होता है, उसकी डॉलर की स्ट्रेंथ के दिन है। ठीक है, डॉलर महंगा कर रही है उसकी हुकूमत, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी इकॉनमी बहाल हो रही है, और अगर हमने उस बहाल होती हुई इकानमी को अगर सस्ता डॉलर दे दिया तो अफरात ज़र कौन काबू करेगा। ये ज़रा टेक्निकल बातें, तो लिहाजा उन्होंने अभी से उसका इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू किया। जिन्होंने नेगेटिव किया था उन्होंने न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, जितने पैसे दोगे उतनी वापस लाएंगे। अब उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो, ताकि उनकी करेंसी सस्ती हो, और ये जितने ऑक्टा एफएक्स वालों के लगे हुए हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। तो यार आपके पास रिवाइंड करके सुनने की है ना सहूलत, तो रिवाइंड करके सुन लिया करें अल्लाह के बंदो जी। वैसे मैंने आपको देखा है, बहुत सारे हमारे डेडिकेटेड लिसनर जो हैं वो कम से कम प्रोग्राम को 2 दफ़ा सुनते हैं। हाँ जी, हैं, और जब से आपने 20 मिनट का किया है ना तब से तो जरूर ही सुनते हैं। आसान हो जाता रहा। हाँ। चले मैडम कीजिए, बस ही बस छुट्टी। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। जाते हुए मैं फिर ये कहूँगा कि ये ऑक्टा एफएक्स जो है ये एक फ्रॉड है। इसमें अगर आप दाखिल हो चुके हैं तो अपनी पोजीशन स्केयर करके जितने पैसे बचे हैं निकल आइए। ठीक है, और अगर दाखिल होने का इरादा कर रहे हैं तो खुद दारा अब दाखिले का वक्त गुजर गया, अब तो उसके भागने का वक्त है। तो आपने भागते हुए को ज़रूर अपने डॉलर थमाने हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए, लोगों के अजहान को पोल्यूट किया जा रहा है। ये बात आपके इल्म में आ गई है, कोई आगे इस हमाकत को करने का मुंतज़र हो तो उसको भी जाके इससे रोकें। ये आपका कौमी, मिली और मजहबी फरीज़ा भी है कि कोई खुदकुशी करने लगा हो तो उसे खुदकुशी से रोका जाए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।